ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। कल का पीएफ का प्रोविजन मैं थोड़ा सा पहले रिवाइज करवा दूं, एक हाथ दो कैलकुलेशन देख ले और फिर आज हम आगे जाएंगे। सबसे पहली बात, आज मैं स्टैट्यूटरी वार्निंग स्टार्टिंग में ही दे रहा हूं क्लास के स्टार्ट में। आज के लेक्चर में कैलकुलेशन वाइज तुम्हारे दिमाग की धज्जियां उड़ जाएगी, मैं प्रॉमिस करता हूं दिमाग की धज्जियां उड़ जाएगी। ध्यान देते रहना। अच्छा अटेंशन देने के बाद भी बच्चों को ईडीएलआईएस, एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम के प्रोविजन समझ में नहीं आते। आपको अगर वो सही तरीके से समझने हैं और कैलकुलेशन में धुरंधर बनना है, आप चाहते हो दुनिया आपकी दीवानी हो जाए, तो कैलकुलेशन की तरफ ध्यान देना जरूरी है। क्लियर है सबको? हाँ है ना? चलो पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर। पहले थोड़ा सा रिवीजन करवा दूं कल का। सब चेयर छोड़ दो, जीना छोड़ दो, सांस लेना छोड़ दो, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड पे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, सबसे पहले कितना प्रोविडेंट फंड में जाता है? 10%। या तो फिर 12% इफ नोटिफाइड बाय किसने? सीजी। बेसिक प्लस डीए प्लस एफए प्लस आरए। अब अगर आप मैंने कल ही बोला था बेयर टैक्स देखोगे तो बेसिक प्लस डीए प्लस एफए प्लस आरए दिखेगा। वही अगर आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में कहीं किसी साइट पे ऊपर सर्च करोगे तो आपको सिर्फ क्या दिखेगा? बेसिक प्लस डीए। और वैसे भी मैंने बोला था कि नॉर्मली फूड अलाउंस ये काइड में दिया जाता है तो लोग कैलकुलेट नहीं करते, और रिटेंशन अलाउंस नॉर्मली कोई देता ही नहीं है, इसलिए वो दोनों वैसे ही प्रैक्टिकली निल हो जाते हैं। तो बचता सिर्फ बेसिक प्लस डीए है। मैक्सिमम सैलरी वेज सीलिंग कितना है? 15,000। कंट्रीब्यूशन जो देना है वो देना है मंथली। अगली चीज, पहला प्रेफरेंस पेमेंट का पीएफ की तरफ जाना चाहिए। अगली चीज बोर्ड ऑफ ट्रस्टी। याद है कल वाला सिचुएशन, एम्प्लॉइज एम्प्लॉइज एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, वो कहां पे आया? फंड में। यहां जमा हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और बोर्ड ऑफ ट्रस्टी कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? हाँ, बिकॉज इसके ऊपर इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट भी तो कमाना पड़ेगा। कुछ याद आया? हाँ है ना? तो ये उसके लिए पॉइंट था, समझ में आया? और सबसे आखिरी, एम्प्लॉइज आर अलाउड टू विड्रॉ फ्रॉम देयर अकाउंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। क्लियर है सबको? हाँ है ना? पर्पस अभी देखना बाकी है, ये मेरे तरफ पेंडिंग है, ठीक है? दिस वन। और एफए और आरए का छोटा सा नोट मेरे तरफ पेंडिंग है। क्लियर है सब? ये दो चीजें पेंडिंग है। इसके बाद मैंने आपको लास्ट वाला नोटिफिकेशन देखा था कि पहले ये सैलरी थी बेटा 6,500, अब ये सैलरी है 15,000, ठीक है? बेटा उधर फैन की तरफ देखना छोड़ दो, नहीं तो वो लोग आपको डीजे बना के छोड़ेंगे, ठीक है? वो बटन बटन दबाने की जरूरत नहीं है, आप पूरा ध्यान इधर दो। जिसको गर्मी होगी उसको होगी, ठीक है? जिसको गर्मी होती है, मैंने पहली रूल बोला, अपने अपने फैन सिलेक्ट कर लो और जितना बढ़ाने कम करने कर लेना, ठीक है? दूसरे को डिस्टर्ब मत करो, चीजें आज बहुत खराब होने वाली है। लेट्स गो। फिर मैंने आपको पूरे कैलकुलेशंस दिए थे कल के, याद है? ये वाले पूरा टेबल दिया था, हाँ है ना? फिर उसके बाद में हम गए थे दूसरा पेंशन स्कीम में। पेंशन स्कीम में भी सेम सिचुएशन था, लेकिन एम्प्लॉयर्स का 8.33% आप कहां पे डाल रहे थे? पेंशन में। लेकिन 8.33% पीएफ का नहीं, सैलरी का 8.33, उसमें भी एफएआरए मेरे तरफ पेंडिंग था। ये 3 पॉइंट के ऊपर कल बच्चों ने मुझे क्लास के बाद बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। मैं सिंपली एक बार इन 3 पॉइंट को एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूं। ओल्ड जब प्रोविजन थे, ओल्ड प्रोविजन में मतलब पेंशन स्कीम पीएफ में आने के पहले देयर वाज अ फैमिली पेंशन स्कीम, ओल्ड वाला। और फैमिली पेंशन स्कीम में जितना भी फंड पड़ा था वो पूरा का पूरा फंड उठा के नए पेंशन स्कीम में डाला जो पीएफ एक्ट में बनाया था। तो ये 3 पॉइंट बेटा उससे रिलेटेड है। अब समझो ओल्ड फैमिली पेंशन स्कीम में किसी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूट करना बाकी था। फॉर एग्जांपल दर्शन इस्पात लिमिटेड का आपके नाम पे ओल्ड फैमिली पेंशन स्कीम में 5 लाख रुपए देना बाकी था। और जब ये देना बाकी था उसी वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम फैमिली की कन्वर्ट हो गई पीएफ पेंशन स्कीम में। तो मुझे 5 लाख अब ओल्ड में देने चाहिए या नए में देने चाहिए? तो उसमें के लिए उन्होंने बी वाला पॉइंट बोला है कि एम्प्लॉयर शॉल मेक अ कंट्रीब्यूशन रिगार्डिंग एग्जम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट। फिर जितना भी ओल्ड में पड़ा था वो नए में ट्रांसफर करो, या सच अ ग्रांट एज नोटिफाइड बाय किसने बोले? एक बाजू से सीजी। अगली चीज, ओल्ड फैमिली पेंशन स्कीम खत्म हो गई। एलिजिबल एम्प्लॉय वो है जो ओल्ड फैमिली पेंशन स्कीम में थे या नए जो पीएफ ऑप्ट कर रहे हैं। लेकिन मुझे बताओ पेंशन स्कीम ईपीएस, देखो देयर आर 2 वर्ड्स, ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ईपीएस मतलब एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम। जो लोग ईपीएफ में है वही लोग ईपीएस में आते हैं, प्रोवाइडेड दैट कितने साल का सर्विस होना चाहिए? 10 इयर्स। आइडिया क्लियर है क्या कह रहा हूं? अब इसमें हमने देखा था कि 8.33% एम्प्लॉय देगा और 1.16% सीजी देगा एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस। कौन से चार्जेस बोले एक बार? एडमिनिस्ट्रेटिव। अब कल हमने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का कोई कैलकुलेशन नहीं देखा था, लेकिन मैंने आपको एक चीज खास बोली थी। अब जरा सोच के 8.33% डाल के इमेजिन करो, हर साल 8.33% हजार रुपए हर महीने के पेंशन स्कीम में आए और पेंशन स्कीम में 50 लाख रुपए जमा हो गए। क्या इसका कोई रिलेवेंस है कि मैं कितना पेंशन दूंगा उससे? इसमें कितना भी बैलेंस हो, कोई रिलेवेंस है?
इसमें कितना भी बैलेंस कम हो, कोई रिलेवेंस है? जो पेंशन है वो फिक्स है। पेंशन का मतलब, पेंशन का नेचर ही जानो। पेंशन का ओरिजिनलिटी में मीनिंग यू होता है कि जब से शुरू हुई तब से मरते दम तक मिलती रहेगी, भले ही फंड में पैसे बचे, भले ही फंड में पैसे ना बचे। क्लियर है? पेंशन का मतलब ही वो होता है। आज मैं उस चीज के ऊपर और क्लैरिटी दूंगा, बहुत अच्छी वाली क्लैरिटी दूंगा, ठीक है? जस्ट थोड़ी देर राह देखना। और पेंशन 58 साल के ऊपर कितना मिलता है? 1000। 58 साल के नीचे 2-3% डिस्काउंट हो सकता है। कल हमने 970 तक के पेंशन देखा था। तो मेरे तरफ ये पार्ट में क्या पेंडिंग है? मेरे तरफ पेंडिंग है कि 8.33% का कैलकुलेशन कैसे जाएगा। दूसरी चीज मेरे तरफ पेंडिंग है कि डिस्काउंटिंग और पेंशन कैलकुलेशन कैसा होगा। तो ये दो चीज मेरे तरफ इस कैलकुलेशन में पेंडिंग है, ठीक है? और कल मैंने आपके दिमाग में एक सवाल बना के छोड़ दिया था कि अगर पेंशन स्कीम में 8.33% जाएगा पीएफ कंट्रीब्यूशन का, तो वो 8.33% पीएफ का हम रिटायरमेंट के वक्त विड्रॉ कर सकते हैं क्या? ठीक है, कल मैंने आपको बताया था, ये सवाल मैंने बोला था थोड़ा पेंडिंग रखो, सर्च करना, ठीक है? आज हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है? अब पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, सब चीजें आज आपकी पेंशन और पीएफ से रिलेटेड मैं क्लियर करूंगा। फिर हम डीएलआईएस में जाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम ये होगा, एक बार ईडीएलआईएस में चले गए तो वहां से बाहर आना ही बेटा बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, ठीक है? उसमें इतने कैलकुलेशन है कि आप इक्वेशन समझते समझते ही फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। क्लियर है? तो पूरा ध्यान बोर्ड पे देना। आ जाओ बेटा। चलो रेडी, बोलो हाँ, बोलो हाँ। मुंडी मुंडी चटकना, स्ट्रेट बैठना। आई एम डायरेक्टली गोइंग फॉर कैलकुलेशंस बेटा। सब चीजें कैलकुलेशन के बेसिस पे आज होगी। मैं सच में बोल रहा हूं, ध्यान दो, मैं आज लिटरली किसी को वापस नहीं ला पाऊंगा। कल जैसी सिचुएशन हो जाएगी, 2-3 स्लाइड पीछे जाना पड़ेगा हर केस में, ठीक है? ध्यान दो। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है? एक एग्जाम्पल समझो। आशा, भोसले नहीं रही, ये आशा सामने बैठा हुआ, ये जो आशा है, इसको दर्शन इस्पात लिमिटेड में जॉब लग गया। अच्छी बात है, दर्शन इस्पात लिमिटेड जॉब लगना। 2000 करोड़ का टर्नओवर लिख, आज तो लिखूंगा मैं, 2000 करोड़ का टर्नओवर, 200 करोड़ का नेट प्रॉफिट, फॉर्चून 500 में 185th रैंक है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? और मैं डिविडेंड देता हूं 1-1 करोड़ का, आप सबको याद रखना, ठीक है? ठीक है? सो आशा को दर्शन इस्पात लिमिटेड में जॉब लगा। अब देखो सिचुएशन क्या है। आशा इज ई, दर्शन इज ER एम्प्लॉयर, दर्शन इस्पात लिमिटेड, हाँ है ना? अब ध्यान देना मैं क्या कह रहा हूं। आज मैं आपको पीएफ की कल की जो, मैडम पन्ने पलटना बंद करो, बोर्ड पे ध्यान दो, छोड़ दो सब। आशा, अगर मैं कहूं कि आशा की सैलरी ₹10,000 है कैलकुलेशन पर्पस के लिए, तो इसका पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना जाएगा? ₹1,000। अगर नॉन नोटिफाइड है और नोटिफाइड है तो नियरली 1200। क्लियर है? और दर्शन इस्पात लिमिटेड सेम आशा के नाम पे और कितना देगा? ₹1000। यहां तक समझ में आया? बोलो सर ना। अब कैलकुलेशन बहुत सटीक होंगे, एकदम क्लैरिटी वाले, ठीक है? सब चीजें समझ में आएगी, सिर्फ ध्यान दो। ये ₹1000 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट में, आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर कितने साल? 10 ईयर। तो पहले तो मैं जरा 2000 के हिसाब से 10 ईयर्स का कैलकुलेशन करवा लूं। 2000 के हिसाब से अगर मैं कंट्रीब्यूशन लूं, कितने सालों तक? बोले एक बार जो से, फर्स्ट 10 ईयर्स। मैं कह रहा हूं फर्स्ट 10 ईयर यहां पे खत्म होते हैं, ठीक है? 1 जून 2025 से 31 मई 2035, ठीक है? ड्यूरिंग दिस पीरियड पर मंथ रुपीज कितना कंट्रीब्यूट हो रहा है? 2000। नाउ मल्टीप्लाइड बाय कितने मंथ्स? 12 मंथ, मल्टीप्लाइड बाय कितने? 10 ईयर्स। टेल मी द टोटल पीएफ कंपेंसेशन। 2,40,000। बोलो हाँ है ना? सो इतना पीएफ में जमा हुआ, इतना पीएफ में क्या हुआ? जमा। और प्लस इसके मिलेगा बेटा इंटरेस्ट, प्लस इसकी क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। यहां तक समझ में आया? आफ्टर 10 ईयर्स सिचुएशन थोड़ी सी बिकट हो जाएगी। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा ₹1,000, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा ₹1,000। अब एम्प्लॉय का 1000 तो स्ट्रेट अवे कहां जा रहा है? पीएफ में। एम्प्लॉयर का 1000 डिवाइड हो रहा है कितने पार्ट में? 2।
जिसमें से 833 रुपीज, स्ट्रेट 833 रुपीज ये काय में जा रहे हैं पेंशन, एंड 167 रुपीज ये काय में जा रहे हैं पीएफ। समझ में आ रहा है? अब कैलकुलेशन पर्पस के लिए सिर्फ थोड़ी सी मैं जगह चेंज कर लेता हूं तो समझने में आसानी होगी और आपको बाद में कैलकुलेशन देखने में भी आसानी होगी। इधर मैं लिखूंगा 167 पीएफ में और इधर जा रहे हैं कितने 833 काय में बोले बाद उसे पेंशन। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। नाउ इफ यू सी ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलकर टोटल पीएफ कंट्रीब्यूशन कितना जा रहा है बेटा? 1167 रुपीज। और पेंशन में कितना जा रहा है? 833। अब समझो ये भी चीज इमेजिन करते हैं 10 साल तक चली। कैलकुलेशन और सटीक करने के लिए चलो 15 साल ले लो, मतलब कंफ्यूजन होगा ही नहीं। कितने साल बोले बाद उसे? 15, नो कंफ्यूजन। अब 1167 मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 15 साल, 2,10,060 रुपीज है ना। तो मैं सिर्फ लिखता हूं 2,10,000 कैलकुलेशन और सही होने के लिए, ठीक है। रुपीज 2 लाख के बाद उसे 10,000। नाउ टेल मी पेंशन में कितना अमाउंट जा रहा है? मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 15, 1,50,000। 1 लाख कितना? 50,000। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट? बोले यस और नो? अब देखो आशा जब 15 साल बाद रिटायर होगा, देखो 1 जून 2035 से लेकर अगर मैं 15 साल कैलकुलेट करूं तो रिटायरमेंट आ रहा है 31 मई 2050। 31 मई 2050 को ये क्या हुआ बोले बाद उसे? रिटायर। माय क्वेश्चन इज कि अब 31 मई 2050 को ये जब रिटायर होगा तो इसको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले तो उसको ओल्ड वाला पीएफ 2,40,000 प्लस क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, प्लस इसके न्यू वाला पीएफ प्लस क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। तो दोनों अमाउंट मिलके कितने हो रहे हैं? 4,50,000। मतलब इसको यहां पे लमसम अमाउंट मिलेगा। लमसम अमाउंट मिलेगा कितना? जोर से बोलो। दैट इज 4,50,000 प्लस इसके अमाउंट मिलेगा इंटरेस्ट। यहां तक समझ में आया? बोलो यस सर नो? पक्का समझ में आया? रही बात पेंशन की, और पेंशन में कितने पढ़े बोले एक बार? 1,50,000। बोलो हाँ है ना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, पेंशन फंड में कितना भी अमाउंट हो, कितना भी हो, अब ये 1,50,000 है, 1,50,00,000 है, 100,50,000 है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? बिकॉज पेंशन तो इसको 50वें साल से शुरू हुई। अब समझो आशा चला 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 और इमेजिन 2080 में आशा निपट गया। ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी, लेकिन 2080 में कंसिडरेबली कि आशा तो आशा नहीं रहा। नाउ इन सच अ सिचुएशन, जरा ध्यान देना, नहीं रहा तो नियरली 30 इयर्स तक मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 1,000 रुपीज के हिसाब से इसको टोटल पेंशन कितने मिलेंगे? 3 लाख कितना? 60,000। नाउ सी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कंपेयर दिस थिंग। मुझे पूरा ये चार्ट देने के पीछे एक ही मकसद था। पहला मकसद तो मेरा ये था कि पीएफ अमाउंट जो आपने कैलकुलेट किया ना बेटा, वो पेंशन स्कीम का कंट्रीब्यूशन निकाल के छोड़ के कैलकुलेट किया। यहां अगर देखो पेंशन स्कीम को ऑप्ट नहीं किया रहता ना तो 833 रुपए इधर ऐड होते थे। 833 रुपए कहां ऐड होते थे? यहां। और ये 2,10,000 प्लस 1,50,000 आपको मिलता था, जो एक्चुअली 1,50,000 आपको मिला ही नहीं। आपको सिर्फ कितना मिलेगा? 2,10,000, बिकॉज 1,50,000 किसकी तरफ गया? पेंशन। लेकिन 1,50,000 पेंशन में जाने के बाद भी ये अमाउंट क्या हो जाता है? इररिलेवेंट। क्या हो जाता है? इररिलेवेंट। बिकॉज आपको पेंशन मिलती रहेगी 1,000 पर मंथ जब तक आप जिंदा हो। तो देखो आपको पेंशन मतलब अप्रोक्सीमेटली आप 3,60,000 की पेंशन कर रहे हो। ये अमाउंट का और ये अमाउंट का जिंदगी में कोई वास्ता नहीं बन सकता। इट इज नियरली मोर देन डबल ऑफ द सेम। कोई वास्ता नहीं है इन दोनों का। अगर मैं आपको एक्चुअली बोलूं बेटा, यहां पे अगर ये अमाउंट 1.5 रुपया भी क्यों ना होता तो भी पेंशन उसको 3,60,000 ही मिलती थी। अगर यहां पे अमाउंट 15 करोड़ भी क्यों ना होता तो भी उसको पेंशन 3,60,000 ही मिलती थी। अगर ये अमाउंट 500 करोड़ भी क्यों ना होता तो भी उसको अमाउंट इतनी मिलती थी। अगर ये अमाउंट 15 पैसे भी क्यों ना होता तो भी उसको पेंशन अमाउंट उतना ही मिलेगा। बिकॉज पेंशन फंड में कोई बैलेंस नहीं होता। देयर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड बैलेंस इन द पेंशन फंड। यहां तक समझ में आ रहा है? बच्चे मुझे फिर सवाल पूछते हैं, सर फिर ये 8.33% क्यों डिसाइड किया? क्या ये जरूरत क्या है 8.33% डिसाइड करने की? अरे मुझे एक बात बताओ बेटा, गवर्नमेंट को भी तो पेंशन देने के लिए कोई बीईपी सोचना पड़ेगा ना।
गवर्नमेंट जब बोल रहा है कि मैं 1000 रुपीज पेंशन आपको लाइफ टाइम दूंगी, तो गवर्नमेंट ने भी तो कोई बीईपी सोचा होगा। गवर्नमेंट ने भी तो ये सोचा होगा कि हमको अगर हर एम्प्लॉय से 8.33% आता रहे तो जाके हम इतनी पेंशन मैच्योर कर पाएंगे। तो ये 8.33% गवर्नमेंट ने खुद के कैलकुलेशन के लिए बोला है, ये आपके ऊपर कोई बर्डन पुट करने के लिए नहीं बोला है। वैसे भी एम्प्लॉयर की जेब से पहले भी 1000 रुपए जा रहे थे, बाद में भी 1000 ही जा रहे हैं, और गवर्नमेंट ने खुद का बीईपी कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ ये बोल दिया कि वैसे भी 1000 रुपए कर रहे हो, वैसे भी 1000 रुपए करो, एक काम करो 8.33 इधर डाल दो। अब इसमें आपको कैलकुलेशन की तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रांसफर करके छोड़ देना है, बिकॉज ये फिगर गवर्नमेंट के बीईपी के हिसाब से निकाली है। ये गवर्नमेंट का इंटरनल मैटर है जिसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइडिया क्लियर हो रहा है मैं क्या कह रहा हूं? सो आपके पेंशन फंड में डजंट मैटर बेटा कितना अमाउंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका कोई रिलेवेंस भी नहीं है। रिलेवेंस इस बात का है कि आप रिटायर कब हुआ और आपको पेंशन कितना जाएगा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ है ना। कल बच्चे मुझे ये पूछ पूछ के थक गए कि सर यहां अगर सिर्फ 10 रुपए बचा तो क्या भी फिर भी पेंशन मिलेगा? बेटा यहां अगर कुछ भी नहीं बचा ना तो भी पेंशन मिलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1.5 लाख खत्म होने तक के पेंशन मिल रहा है, नहीं। अरे पेंशन का मतलब ही होता है जब तक आप नहीं मरोगे तब तक पेंशन है। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जब तक आप नहीं मरते तब तक पेंशन मिलने वाला है, मतलब एक कंटिन्यूअस पेंशन है। अब इसके क्या आप ये डिसाइड करें कि इसके अंदर जितना बैलेंस है उतना ही पेंशन, फिर उसकी जिंदगी का होगा क्या? अगर इसके अंदर जितना बैलेंस है उतना ही पेंशन मिलता था तो पीएफ क्या बुरा था? पीएफ क्या बुरा था ना, उसके ऊपर तो इंटरेस्ट भी मिल रहा था, साला इसके ऊपर तो इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको जितना बैलेंस है उतना ही मिलना था तो पीएफ तो अच्छी बात थी ना, ये 1.5 लाख इधर डाल के उतने ही रिसीव करोगे, फिर डिफरेंस क्या बच जाता था? तो पेंशन का एडवांटेज ये है कि अमाउंट चाहे इसमें कितना भी जमा क्यों ना हो, आपको पेंशन कंटिन्यूअसली मिलता रहेगा। आइडिया क्लियर हुआ मैंने क्या कहा? अब देखो इसमें गवर्नमेंट का फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर आदमी जल्दी निपट गया तो गवर्नमेंट का फायदा है। समझो गवर्नमेंट को 1.5 लाख की जगह पे पेंशन सिर्फ 1 लाख की पे करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट खुश है। लेकिन आदमी बहुत एकदम खड़ूस बन के सठिया के एकदम 100-150 साल तक के जीरा, तो गवर्नमेंट को टोटल लॉस ही लॉस है। लेकिन आज तक का मोर्टेलिटी रेट देखते हुए गवर्नमेंट ने 8.33% बाकायदा बीईपी में बोला है, और आज के डेट में तो लोगों को 25-25 साल में हार्ट अटैक आ जाता है, तो गवर्नमेंट वैसे ही प्रॉफिट में है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर ना। तो ये चीज को आपने याद रखना है बेटा। आइडिया क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूं? पूरा कैलकुलेशन क्लियर है मैं क्या कहना? मुझे इसमें क्रिस्टल क्लैरिटी चाहिए, मुझे वैसा नहीं चाहिए जैसा बाकी आईपीसी के बच्चों का होता है कि नहीं सर ने बता दिया कुछ तो भी कैलकुलेशन, मेरी जिंदगी में मैंने कोई तो भी देख लिया और मेरा हो गया ना। अगर नहीं है मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान दोगे 100 बार एक्सप्लेन करूंगा, 1000 बार एक्सप्लेन करूंगा, वापस मैं एक बार मेरे लिए एक्सप्लेन, मेरे को नहीं समझ में आया मेरे को वापस बोलना है इसको एक बार, ठीक है? मेरे को नहीं समझ में आया, मेरे को बोलना ही चाहिए इसको। 1000 रुपए आशा कंट्रीब्यूट कर रहा था, 1000 रुपए कौन कंट्रीब्यूट कर रहा था? दर्शन इस्पात लिमिटेड। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना। पहले 10 साल तक चीजें मिठ्ठे मिठ्ठे में अच्छे से चल रही थी, बाद में आशा जब लॉयल हो गया 10 साल के बाद में, तो बात निकली बेटा पेंशन कितना चाहिए। अब जब थोड़ा चार्जिंग पे लगा होल्ड, ओके। सो बात निकली, हाँ 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 हाँ, जो टेम्पो वही, इतने अच्छे शांति से सुन रहे थे वैसे ही सुनो। बात जब निकली पेंशन की, तो आशा को पूछा बेटा पेंशन की स्कीम ऑप्ट करना है क्या? आशा बोले हाँ बिल्कुल ऑप्ट करना है ना। आशा है वो ऑप्शन, आशा है वो क्या बोले बाद उसे ऑप्शन। इफ ही विश ही कैन से कि मुझे 8.33% पेंशन में नहीं चाहिए, मुझे पूरा 833 मेरे पीएफ में ही डाल दो, ही कैन से दैट। क्लियर है? आशा की इच्छा है कि नहीं यार मेरे को बूढ़ा जीना ही नहीं है, मैं 60-70 साल का हूंगा निकल जाऊंगा, ठीक है? बूढ़ा जीने की इच्छा है क्या किसी को? है बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। सो ऐसे सिचुएशन में अगर डिसाइड कर लिया कि मुझे यार पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, तो व्हाट यू कैन डू, आप ये 8.33% का कैलकुलेशन खत्म कर सकते हो और इधर का इधर ट्रांसफर करके पूरा कंपेंसेशन ले सकते हो, तो सिर्फ ये 1.5 लाख का कंपेंसेशन इधर आएगा। लेकिन अगर आपने पेंशन स्कीम ऑप्ट किया तो ये जो 1000 रुपए है, ये कितने एम्प्लॉयर के 1000 रुपए कितने पार्ट में डिवाइड होंगे? 2। उसमें से 833 काय में जाएंगे पेंशन, 167 काय में जाएंगे पीएफ। यहां तक क्लियर है सब? अब जो पेंशन में जाएंगे वो एक्यूमुलेट करो, उसका फंड बनाओ। लेकिन ये फंड बनाने से कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं, बिकॉज इस फंड में जितना भी बैलेंस है उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज पेंशन आपको मिलता रहेगा 1000 रुपीज पर मंथ, और वो भी मरते दम तक। कब तक बोले एक बार उसे? मरते दम तक। भले ही फंड में पैसा बचे, भले ही फंड में पैसा ना बचे। रही बात पीएफ की, तो पिछला वाला पीएफ
और नए पेंशन स्कीम के साथ वाला पीएफ, दोनों आप एक्यूमुलेट करके लमसम अमाउंट क्लेम कर सकते हो। क्लियर है? और ये तो बेटा मैंने सिर्फ पीएफ की बात की। आगे जब आप ग्रेट्युटी पढ़ोगे ना, तो ग्रेट्युटी भी अच्छा खासा मैनेज होता है, तगड़ा वाला ग्रेट्युटी मिलता है लोगों को। अरे लोग 60-60, 70-70, मैंने बताया था 60-70 लाख के तो क्लेम उठा के लेके जाते हैं रिटायरमेंट के वक्त। समझ में आ रहा है? तो दिस इज हाउ योर एक्चुअल पेंशन स्कीम वर्क। समझ में आया सबको? हाँ ना? नहीं आया? मैं एक बार फिर से बताऊंगा। आया तो बोलो जोर से, आया नहीं आया? पक्का आया सबको समझ में? लास्ट बेंच मौन व्रत है क्या आज माता जी का? तो बोलो हाँ। समझ में आया लास्ट बेंच सबको? हाँ है ना? सब लास्ट बेंचेस से सुनना है मेरे को इधर, ठीक है? चलो इसको मैं चाहूंगा लिख के रखो। अरे हो, अरे हो, ओवर एक्टिंग की दुकान, ठीक है? इसके ऊपर हेडिंग डालना, इसके ऊपर हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ पीएफ एंड पेंशन स्कीम। हेडिंग डालना कैलकुलेशन ऑफ पीएफ विद द पेंशन, कैलकुलेशन ऑफ पीएफ विद द पेंशन कंसेप्चुअल चार्ट।
चलो हो गया सबका? डन बेटा? बोलो हाँ है ना? ओके, उसके नीचे एक नोट डालना सबने, छोटा सा सबने नोट डालना। उसके नीचे लिखना है द अमाउंट accumulated in the pension scheme, the amount accumulated in the pension scheme does not have any relevance, the amount accumulated in the pension scheme तू घरी जा घरी, the amount accumulated in the pension scheme does not have any relevance, does not have any relevance with the payment of pension, with the payment of pension, full stop। लिख लिया सबने? हाँ ना? चलो अब 2-3 क्वेरीज मेरे सामने आई थी, उसको मैं एक बार एंटरटेन कर दूं। बच्चे मुझे पूछते हैं, ध्यान देना, मैं पहले ही बोला लेक्चर में आज पूरा ध्यान देना। बच्चे मुझे पूछते हैं सर 10 इयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंप्लीट कर लिया, 10 इयर्स के बाद में सर पेंशन स्कीम लग गया। कौन सा स्कीम लग गया? पेंशन। वो पेंशन स्कीम में सर बंदे ने सिर्फ 2-3 महीने कंटिन्यू किया, 2 मंथ्स 3 मंथ्स। एम्प्लॉयर ने पेंशन कंट्रीब्यूट किया 3 महीने का 833 और अमाउंट नियरली कुछ तो भी सर जमा हो गया, इमेजिन करते हैं नियरली 2500 के आसपास, ठीक है? अमाउंट जमा हो गया सर 2500 के आसपास। तो सर अब अगर 3 महीने बाद वो जॉब छोड़ता है तो फिर भी उसको पेंशन मिलेगा क्या? क्या उसको पेंशन मिलेगा? एक बात याद रखना बेटा, दिस इज द ओनली लूप होल ऑफ द पेंशन स्कीम, और इसी चीज के ऊपर बहुत सारे लिटिगेशंस आज के डेट में पेंडिंग है कि जो बंदा पेंशन स्कीम में 2-3 महीना जॉब कर लेता है उसको पेंशन मिलता है क्या, या फिर उसको पेंशन मिलता ही नहीं है। इसी के ऊपर बहुत सारे लिटिगेशन पेंडिंग है। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकली गवर्नमेंट आज के डेट में किसी को पेंशन पे नहीं कर रहा, इसीलिए लिटिगेशन हो रहे हैं। अगर गवर्नमेंट पेंशन पे कर देता था तो लिटिगेशन नहीं होते थे। सो इट इज अ वेरी क्वेश्चनेबल थिंग। मतलब अभी भी अगर आप कई जगह पे सर्च करो, आपको गूगल पे भी सर्च करो, तो इसी चीज के बारे में मैक्सिमम लिटिगेशंस दिखेंगे। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ ना? ऑब्वियसली बात है, सब्सटेंशियल अमाउंट जब गवर्नमेंट को पे ही नहीं हो रहा तो गवर्नमेंट आपको बदले में पेंशन देगा क्यों? समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? ये भी एक क्वेश्चनेबल फैक्ट है। क्लियर है? बहुत सारे लोग तो ऐसा सिचुएशन कर लेते हैं कि वो 45 ईयर्स ऑफ एज तक के पीएफ मैच्योर करवा लेते हैं जितना कंट्रीब्यूट करना है, और 45 ईयर्स के एज में वो पेंशन स्कीम के अंदर एनरोल करते हैं। जिससे क्या होता है, पेंशन स्कीम में अमाउंट जमा होता है बहुत कम और पीएफ स्कीम में अमाउंट जमा होता है बहुत ज्यादा, और पेंशन स्कीम के अमाउंट का कोई रिलेवेंस नहीं है ना। समझ में आ रहा है? तो क्या सोचते हैं, पीएफ भी ज्यादा मिलेगा और पेंशन भी 1000 रुपए तो मैच्योर हो ही रही है। आइडिया क्लियर है? तो ये सबसे बड़ा लूपहोल है बेटा पेंशन स्कीम का, और गवर्नमेंट ने इसके अंदर काफी लॉसेस भी खाए हैं। तो लिटिगेशन सभी पेंडिंग है, पर इसके ऊपर कोई क्रिस्टल डिक्लेरेशन अभी तक गवर्नमेंट ने नहीं दिया है। क्लियर है आंसर? तो ये चीज को थोड़ा याद रखना। दूसरी बात, बहुत सारे बच्चे अभी मुझे पूछ रहे थे, सर हमने सुना 2005 में पेंशन बंद हो गया सर, ठीक है, अभी पेंशन नहीं मिलता। बेटा 2005 में पेंशन बंद हो गया है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के लिए, और गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जहां पे वर्ड आता है वहां पे मुझे एक ही चीज आपको दिखाने की इच्छा होती है मेरी पूरी जिंदगी में, वो है ये वाला चार्ट। कौन सा वाला चार्ट? अप्लीकेबिलिटी वाला, जिसके अंदर लिखा है नॉन अप्लीकेबिलिटी फॉर द एंटिटीज अंडर सीजी और एसजी कंट्रोल। तो उनके अंदर पेंशन खत्म हुआ, वो सीजी और एसजी का डिस्क्रिप्शन है, हमें उससे कोई लेन देन नहीं। हम जो पेंशन स्कीम पढ़ रहे हैं वो अप्लीकेबिलिटी जिन एंटिटीज को है उनकी पेंशन स्कीम पढ़ रहे हैं, जिसमें 20 से ज्यादा एम्प्लॉय है, 20 से कम एम्प्लॉय है, सीजी ने नोटिफिकेशन दिया है, या फिर एम्प्लॉयर और मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉय का एप्लीकेशन है, या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल काउंसिल है। तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, एमएससीबी बोलो या कोई भी बोलो, ठीक है, अगर वो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग में, तो उनको पेंशन उनका पीएफ वो सीजी और एसजी देखेगा। उसमें मेरा क्या लेना देना, उसमें आपका क्या लेना देना? आपके लॉ के अंदर लिखा है सिर्फ 4 लोगों के लिए, तो उनका रिलेवेंस है यहाँ पे। समझ में आया पक्का? हाँ ना? तो उनकी पेंशन स्कीम बंद हुई तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे वैसी भी पेंशन स्कीम पढ़ना है और आपको वैसे ही पढ़ना है। क्लियर है सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। तो ये चीज को याद रखना। क्लियर है? तो इन्होंने अगर पीएफ स्कीम बंद की, इन्होंने पेंशन स्कीम बंद की है, 3 लोगों ने, तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्लियर है सब? बिकॉज इनको एक्ट अप्लाई नहीं होता तो बंद करेगा शुरू करेगा, एक ही बात है हमारे लिए। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? कंसेप्चुअली क्लियर है मैं क्या कहना चाहता हूं? जोर से बोलो हाँ है ना? अब उसके बाद में एक छोटा सा नीचे नोट डालना, रादर मैं कहूंगा ये नोट आप कहां पे लिखो बेटा,
ये नोट आप वो जो अपना हॉरिजॉन्टल वाला चार्ट है ना, हॉरिजॉन्टल वाला आड़वा चार्ट, हाँ ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल वाले चार्ट के साइड में ये नोट डालना या उसके आसपास कहीं इधर उधर डालना, ठीक है। पेज नंबर है 1.6। उसके पहले के पेज के ऊपर ब्लैंक जगह खाली है, 1.5 पे नीचे लिखना, थोड़ी ब्लैंक जगह है वहां पे लिखना एज पर बेयर टेक्स्ट, एज पर बेयर टेक्स्ट, चेयर्स, एज पर बेयर टेक्स्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएफ, एज पर बेयर टेक्स्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएफ और पेंशन और डीएलआईएस, ईडीएलआईएस लिखना, और ईडीएलआईएस, ईडीएलआईएस इडलीज, ठीक है। सो फॉर कैलकुलेशन ऑफ पीएफ, पेंशन एंड इडलीज, बेसिक वेजेस are basic plus DA plus FA plus RA, basic plus DA plus FA plus RA, FA plus RA, full stop. However, food allowances are normally given in kind. Food allowances are normally given in kind. Food allowances are normally given in kind. And practically, much rare company gives retention allowances. Practically, much rare company gives retention allowances. Much rare company gives retention allowances. So they are out of calculation. So they are out of calculation. They are out of calculation. So while calculating wages, full stop. So while calculating wages, at many places, only basic and DA is mentioned. Only basic and DA is mentioned. Basic and DA is mentioned. ठीक है। सो ये मैंने नोट दे दिया आपको FA प्लस काय के ऊपर, बोले बाद उसे RA के। क्लियरिटी है एकदम अच्छे से, बोलो हाँ है ना। सर एग्जाम में क्या करे, FA RA ले ना ले, बड़ा दिया है ले लो, नहीं दिया है तो बेसिक प्लस DA जिंदाबाद। क्लियर है आंसर? ओके। सो स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू टेक, लिखो। सो स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड बाय ऑथर। ऑथर मतलब कौन? ठीक है। सो स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड बाय ऑथर टू, स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड बाय ऑथर टू consider FA and RA, to consider FA and RA, only when it is given in exam. Only when it is given in exam. It is given in exam. Full stop. चलो ये FA का आपका नोट हो गया खत्म। तो मेरे तरफ पेंडिंग जितनी चीजें थी बेटा मैंने सब दे दी। ठीक है। FA पेंडिंग था, कितना अमाउंट कहां ट्रांसफर हो गया वो पेंडिंग था, वो दोनों चीजें मैंने दे दिया। पेंशन का कैलकुलेशन थोड़ा बहुत मेरे तरफ पेंडिंग है तो उसको देखेंगे। ठीक है। फिलहाल जो कैलकुलेशन पेंशन का देना था मैंने दे दिया। अब बुक बन, सीरियस नोट पे, एकदम सीरियस नोट पे, बुक बन
पानी पीना है आधे मिनट में पी लो, हरकतें करनी है कर लो, चिल्लाना है चिल्ला लो, बैग से खजाना निकालना है निकाल लो। 30 सेकंड बाद जो मेरे को हरकत करते हुए दिखा या बात करते हुए दिखा, इधर भी बेटा, जो मेरे को हरकत या बात करते हुए दिखा, मैं उसको वहीं के वहीं उस पर्सन को खड़ा कर दूंगा। ठीक है, मैं लिटरली बोल रहा हूं 30 सेकंड्स यू हैव डू इट फास्ट, बिकॉज इडलीस में एक बार में चला गया, उसके बाद में आप ना मुझे रोक सकते हो, और आप अगर खुद को कहीं भटकाओगे तो आपका इडलीस गया बेटा। ठीक है, 30 सेकंड्स, गो फॉर इट फास्ट। चलो बेटा, डन? हाँ है ना? ऑन स्ट्रिक्ट वार्निंग एंड विथ अ सीरियस नोट, जहां बातें हैं बंद कर दो, जो बुक है बंद कर दो, जो हरकतें कर रहे हो बंद कर दो, पानी पीना नहीं, कुछ नहीं करना। अब मुझे 100% अटेंशन मेरे तरफ चाहिए और कंसेप्ट की तरफ चाहिए। जहां आप छूटे, जिसने जिसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की, मैं सबसे पहले उसको खड़ा कर दूंगा। मैं आपकी हरकतों की वजह से आपके बाजू वाले का कंसेप्ट नहीं छोड़ सकता। ठीक है, सबसे पहली बात, ईडीएलआईएस का नाम है एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। कंट्रीब्यूशन ईडीएलआईएस का जो है वो फिलहाल बोला है बेटा 1%, लेकिन नॉर्मली मैं सबसे पहले स्टैट्यूटरी वार्निंग दे रहा हूं, मैंने समझाना शुरू नहीं किया। 1% ये जो लिमिट अभी बोली है, इट इज सब्जेक्ट टू चेंज, ये बार बार चेंज होते रहती है। कुछ दिनों पहले 0.75% था, उसके कुछ दिनों पहले 0.50 था, कुछ दिनों पहले 1% था, अभी प्रैक्टिकली 1%, ये 0.5% लोग कहते हैं। पर आपको इस परसेंटेज से फिलहाल कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। पूछो क्यों? बिकॉज आपको अप्लीकेबल वो रहेगा जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम के टाइम पे रहेगा, और वो मैं डिक्लेयर करूंगा बेटा अमेंडमेंट लेक्चर के अंदर, जो आपके नवंबर एग्जाम के लिए शूट होगा अगस्त या सितंबर में, और सितंबर मिड तक के वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड हो जाएगा। क्लियर है? जितने भी अमेंडमेंट रहते हैं आपके सिलेबस के, वो सितंबर मिड में नवंबर एग्जाम पे यूट्यूब पे आ जाएंगे विद इट्स पीडीएफ नोट्स इन द लिंक। ठीक है, मैं सेम चीज फाइनल के लिए करता हूं, सेम चीज आईपीसी के लिए भी शुरू कर रहा हूं। समझ में आए? तो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं एज पर 1%। ठीक है, लेकिन ये वेरिएबल है। सो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं भी इतना जाए अटेम्प्ट। लोग तुमको बोलेंगे, कुछ बोलेंगे 0.75% है, उसने कम से कम 3 अटेम्प्ट पुरानी बुक पढ़ी होगी। कह रहे, कुछ लोग बोलेंगे 0.50% है, उसने ये नेट पे सर्च किया होगा। कुछ बोलेंगे आपको 1% है, वो लोगों ने एक आध अटेम्प्ट पहले की बुक पढ़ी होगी। फिलहाल 0.50% कंसिडर किया जाता है, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन 1% के हिसाब से दे रहा हूं, लेकिन फाइनल वाला परसेंटेज भी ये नहीं है, ये वो रहेगा जो मैं डिक्लेयर करूंगा बाद में। अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज हर 2-3 महीने में ये चेंज होता है। अब मैं करूं क्या? समझ में आया? तो मेरा भी कोई सिचुएशन है, मैं हालांकि इसको तो ऐसे पढ़ाने वाला था कि बेटा X% है। क्या परसेंट है? X%, लेकिन X% से आपको कैलकुलेशन नहीं समझता था, इसलिए मैं मजबूर हूं। इसलिए मैं क्या हूं? मजबूर। तो मुझे भी 1% बोलना जरूरी है। समझ में आए? तो पहले ये व्यू समझ लो। यहां तक क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? तो फिलहाल हम कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं बोले एक बार, उसे 1%। अब सबसे पहली चीज इडलीस क्या है? एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। जैसे मैंने आपको बताया था, पीएफ में आपको 3 टाइप के बेनिफिट है। एक है सेविंग्स बेनिफिट, जो हमने पीएफ में देख लिया। एक था रिटायरमेंट बेनिफिट, जो हमने पेंशन में देख लिया। तीसरा बेनिफिट है इंश्योरेंस बेनिफिट, जो हम यहां पे कवर अप कर रहे हैं। नाउ इंश्योरेंस बेनिफिट मिलने के लिए भी तो आपको कुछ ना कुछ प्रीमियम पे करना पड़ेगा। मुझे बताओ, जब तक आप प्रीमियम पे नहीं करते कि आपको इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते आएगी? इंश्योरेंस बिजनेस ही इसी कंसेप्ट के ऊपर चलता है कि आप प्रीमियम पे करोगे तो इंश्योरेंस पॉलिसी निकलेगी। नाउ इसमें भी सेम 2 पार्ट है, सेम 2 पार्ट। पहला वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ऊपर वाला, इट इज अ प्रीमियम कंटेंट। ये कौन सा कंटेंट है? प्रीमियम। और ये नीचे वाला जो पार्ट है वो है कंपेंसेशन। इंश्योरेंस का क्या बोले एक बार उसे? कंपेंसेशन, कि आपको कितना कंपेंसेशन मिलेगा। बीच की चीजें किसी काम की नहीं, सब वाहियात है। ठीक है, मेरा ध्यान सिर्फ 2 जगह पे रहना चाहिए।
एक स्कीम गिविंग राइज टू एंड बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। पहला पार्ट तो बड़ा आसान है, ये एकदम वाहियात है, ठीक है। इसको पढ़ते पढ़ते जब तक आप एंड तक पहुंचोगे तो आप पहला पॉइंट भूल जाओगे, और याद भी रह गया गलती से अगर आपको पहला पॉइंट, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा। 2 मिनट में इसका ट्रायल हो जाएगा, ठीक है। पहले तो ये पढ़ते हैं, सीजी नोटिफिकेशन एंड ऑफिशियल गैजेट, ये तो पहले दोनों स्कीम में भी हमने पढ़ा था। फॉर प्रोवाइडिंग लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट टू द एम्प्लॉइज, नाउ इट इज गिविंग अ लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट, नॉट अ जनरल इंश्योरेंस, नॉट अ एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, नथिंग, ओनली कौन सा इंश्योरेंस है? लाइफ। अब इंश्योरेंस के बारे में बात करूं तो बेटा नॉर्मली इंडिया में इंश्योरेंस 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4। जोर से बोलो, कितने टाइप के? 4। थोड़ा हवा में इमेजिन करो। मेजर कैटेगरी है 3। मेजर कैटेगरी क्या है? 3। पहला है लाइफ इंश्योरेंस, जोर से बोलो क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। दूसरा है हेल्थ इंश्योरेंस, कौन सा? हेल्थ इंश्योरेंस। और तीसरा है जनरल इंश्योरेंस, कौन सा? बोलो एक बार, जनरल। सो एक बार फिर से बोलो क्या? लाइफ, हेल्थ, जनरल। हालांकि हेल्थ इंश्योरेंस भी पास्ट में जनरल इंश्योरेंस का ही पार्ट हुआ करता था, जो अभी 2015 में डिवाइड किया, बाहर निकाल के हेल्थ इंश्योरेंस करके मेन कैटेगरी बनाई। तो हेल्थ इंश्योरेंस पहले कोई मेन पार्ट नहीं था, हेल्थ इंश्योरेंस अभी मेन पार्ट हुआ है। तो पहले सिर्फ 2 पार्ट थे, एक लाइफ और एक जनरल, और जनरल का पार्ट था हेल्थ, लेकिन अब हेल्थ मेन में आ गया है। सो मुझे बोलना जरूरी है लाइफ, हेल्थ एंड जनरल। अब जनरल में भी आप देखोगे तो और डिवाइड होते हैं, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मिसलेनियस इंश्योरेंस। कौन कौन से? फायर, मरीन, मिसलेनियस। और मिसलेनियस में और पार्ट होते हैं एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, ह्यूमन ऑर्गन इंश्योरेंस, या कोई भी अदर मिसलेनियस इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल बड़ा फेमस है, मुझे ऐसा लगता है कुछ दिनों बाद जनरल इंश्योरेंस में से एक्सीडेंटल बाहर के निकल के भी कैटेगरी बन जाएगा। अब देखो मैंने आपको सिर्फ 3 कैटेगरी बोले, एक और चौथा भी होता है, मैंने बोलते हो कितने बोले थे? 4। ये सभी इंश्योरेंस का जब एक और इंश्योरेंस निकलता है जिसे कहते हैं री इंश्योरेंस। क्या कहते हैं? री इंश्योरेंस। तो री इंश्योरेंस इज अ 4th कैटेगरी। सर समझा ले क्या होता है री इंश्योरेंस? इमेजिन करते हैं, समझो मैंने मेरा लाइफ इंश्योरेंस निकाला LIC के पास 100 करोड़ का, ठीक है। मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू 100 करोड़ ही है। आप जैसे सीए जब जाके करोड़ों करोड़ कमाएंगे तो मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू तो 100 करोड़ होना चाहिए ना, कम से कम। बोलो हाँ है ना? मुझे एक बात बताओ, आप में से हर एक बंदा जिंदगी में 1 करोड़ तो कम से कम कमा लेगा? बोलो हाँ है ना? आप सबको मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा वैल्यू क्या होना चाहिए? 100 करोड़। ये सुनो, सो मेरा वैल्यू नेट प्रेजेंट है 100 करोड़, मैंने मेरा इंश्योरेंस निकाला 100 करोड़ का। LIC कंपनी मेरे पास आई, सर बोले इतना खतरनाक बड़ा इंश्योरेंस हम आपका निकाल नहीं सकते। मैंने बोला देखो मेरा भरोसा सिर्फ LIC पे है, निकालोगे तुम ही, कंपेंसेशन तुम ही दोगे, उधर चाहे तुम जो करो। LIC बोलती है ठीक है सर, 60 लाख का इंश्योरेंस हम हमारे नाम पे लेते हैं, और जो बचा हुआ 60 करोड़ का इंश्योरेंस हमारे नाम पे लेते हैं, और बचा हुआ जो इंश्योरेंस है वो हम किसी और कंपनी को रीइंश्योर करवाते हैं। मतलब क्या है जरा समझो, इधर मैं, इधर LIC क्या कह रही है? सर आप इंश्योरेंस मेरे पास ही निकालो। आप इंश्योरेंस किसके पास निकालो? मेरे पास 100 करोड़ का इंश्योरेंस निकालो और मुझे 1 लाख का प्रीमियम दो। मुझे कितने लाख का प्रीमियम दो? 1 लाख। मैं क्या करती हूं? LIC बोल रही है, मैं नहीं। हाँ, LIC बोल रही है मैं क्या करती हूं, ये 100 करोड़ के इंश्योरेंस को 2 पार्ट में डिवाइड करती हूं। 60 करोड़ का इंश्योरेंस हम हमारे पास रखेंगे, 60,000 का प्रीमियम हम हमारे पास रखेंगे। क्लियर है? सो अगर आपको कुछ हो गया तो 60 करोड़ कंपेंसेशन हम देंगे और 60 करोड़ का प्रीमियम हमारा इनकम होगा, और जो 40 करोड़ का कंपेंसेशन है उसको मेरी इंश्योरेंस करवाते हैं HDFC लाइफ के साथ। मतलब मैं जो 1 लाख का कंपेंसेशन LIC को दे रहा हूं वो मैं जो प्रीमियम दे रहा हूं 1 लाख का, वो प्रीमियम भी कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2। 60,000 का प्रीमियम कौन रखेगा? LIC। 40,000 का प्रीमियम किसको जाएगा? HDFC। क्लियर है? अब इसमें लेकिन मेरे लिए मुझे सिर्फ LIC दिखेगा, मुझे HDFC दिखेगा क्या? नहीं। वो HDFC LIC का इंटरनल बात क्या है उनको मालूम। मेरे को कुछ होगा तो मेरे को 100 करोड़ चाहिए, वो किससे चाहिए? LIC। इसे कहते हैं री इंश्योरेंस। क्या कहा जाता है? री इंश्योरेंस। आइडिया क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो हाँ है ना। अब आ जाओ स्कीम पे। आप प्रीमियम कितना पे कर रहे हो? क्रिएशन ऑफ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम इन विच एम्प्लॉयर शॉल पे। कौन शॉल पे? एक बार फिर बोलो, कौन शॉल पे? आधे बच्चे एग्जाम में चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं रहता एग्जाम में लिखने तक के बारी तक कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉयर। बाद में वो सोचते हैं यार इंश्योरेंस एम्प्लॉय का है तो प्रीमियम भी एम्प्लॉय पे करेगा, और फिर वहां किलो से मिट्टी तो है ही। समझ में? सो यहां कॉन्ट्रीब्यूशन कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर। कितना? 1%, बेसिक प्लस DA प्लस FA प्लस RA।
साथ में वो इंश्योरेंस स्कीम को मैनेज करने के लिए 1/4 इसके एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस लगते हैं, मतलब 0.25% एज एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, मतलब एम्प्लॉयर टोटल कितना पे कर रहा है 1.25%, बट इट इज वेरिएबल, डजंट मैटर आपने अभी क्या पढ़ा। हां, ये जरूर तय है कि ये परसेंटेज का 1/4 ही रहेगा, जो भी रहेगा 1/4 इज फिक्स, लेकिन ये परसेंटेज खुद फिक्स नहीं है। यहां तक आइडिया समझ में आया सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर ना। अब नीचे कौन मैनेज कर रहा है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, डजंट मैटर। ऑल एम्प्लॉइज हु आर अंडर पीएफ वो एलिजिबल है। नॉमिनेशन वगैरह देना जरूरी है। अब इंश्योरेंस है तो नॉमिनेशन तो देना पड़ेगा। लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा तो क्या कंपेंसेशन ऊपर लेके जाओगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो नीचे नॉमिनी चाहिए नहीं चाहिए? चलो ये हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है? मुंडी उंडी झटको, ठीक है, स्ट्रेट बैठो थोड़ा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से। साइड वाले को दे दो एक आधा चाहिए तो रपट करके। बाहुबली नहीं, वो कितना सा है वो, मारे क्या हो गया उसको? ठीक है, ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। हाँ 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 हाँ, घरी घेऊन जा नंतर त्याला, ठीक है, लेट्स गो। बेनिफिट्स, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे से, इस चीज को जरा अच्छे से पढ़ना। यहां से चीजें खराब हो रही है, मैं पहले ही बोला फर्स्ट अटेम्प्ट में तुमको झेपेगा। फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब यहां पे, वहां नहीं, वहां नहीं, वहां तो अपने को फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होना है। मैं इसके रीडिंग का फर्स्ट अटेम्प्ट बोल रहा हूं, ठीक है, ठीक है, इतना ऐसे सीरियस मत हो जाओ, ठीक है, लेट्स गो। सो कैलकुलेशन से रेडी, 1 2 3 बोलो, क्या है? कैलकुलेशन ऑफ अ कंपेंसेशन शैल बी मेड एज फॉलो। देखो, अगर कुछ हो गया तो आपको कंपेंसेशन मैक्सिमम कितना मिलेगा? अगर कुछ हो गया तो पहला, एवरेज मंथली वेजेस ऑफ लास्ट 12 मंथ्स, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना? 20 टाइम। ये आपका कंपेंसेशन एज पर पॉइंट नंबर ए। चलो ये तो इजी है, ये तो इजी है। पिछले 12 महीने का एवरेज वेज अगर वो 10,000 आया तो मल्टीप्लाइड बाय 20 टाइम्स तो हो गया सर 2 लाख। सर पिछले एवरेज वेज पिछले 12 महीने का 14,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 टाइम्स तो हो गया सर 1,40,000, नहीं 2,80,000, माय मिस्टेक। सर पिछले साल का 12 महीने का एवरेज वेज 20,000 तो लूंगा कितना? 15,000, तो कंपेंसेशन कितना होगा? 3 लाख। ये क्लियर है? पॉइंट ए क्लियर है सबको? बोलो हाँ है ना, यहां तक पक्का क्लियर है? अब चीजें खराब होगी। पॉइंट नंबर बी के हिसाब से कंपेंसेशन अलग है। लोअर ऑफ एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट इन लास्ट 12 मंथ्स, मतलब ये जो कंट्रीब्यूशन जा रहा है ये एक अकाउंट में जा रहा है। बोलो हाँ, पिछले 12 महीने का एवरेज बैलेंस देखो कितना है, ठीक है, या तो फिर ड्यूरिंग एंटायर मेंबरशिप, मतलब एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट इन लास्ट 12 मंथ्स और ड्यूरिंग मेंबरशिप, विच एवर इज लोअर। फिर से बोलता हूं, फिर से, एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट्स इन लास्ट 12 मंथ्स और ड्यूरिंग मेंबरशिप, विच एवर इज लोअर। मतलब पिछले 12 महीने का एवरेज बैलेंस ये एक हो गया। अगर मुझे 20 साल हो गए डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम में, तो 20 साल का एवरेज बैलेंस ये दूसरा हो गया। इन दोनों में से क्या लेना है? लोअर। ये पक्का है? आइडिया क्लियर है? एक बार फिर से बोलता हूं, अब थोड़ा मार्किंग करके बोलता हूं। आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ देखते रहना। सुनो, समझो, ध्यान दो। लास्ट 12 मंथ्स का एवरेज बैलेंस या ड्यूरिंग मेंबरशिप का एवरेज बैलेंस, इसमें से विच एवर इज लोअर। अब और खराब, अगर ये जो लोअर आपने लिया, ये जो लोअर आपने लिया, इफ एवरेज बैलेंस एक्सीड्स 50,000, अगर ये लोअर 50,000 से ज्यादा है तो कैलकुलेट करते वक्त करना बेटा 50,000 प्लस 40% ऑफ एक्सेस एंड मैक्सिमम अप टू 1 लाख। आईपीसीसी, ठीक है, लेट्स गो। एक बार फिर से, ये तो भी शुक्र मानो कि तुमको ये चीज आईपीसीसी में ही समझ जाएगी, बच्चों को फाइनल में भी नहीं आती, ठीक है। वहां पे इसको जब रिवीजन में वापस लेना पड़ता है एक जगह पे, बच्चे ठीक है, ये सिचुएशन आपके साथ नहीं होने वाला, इसकी मैं गारंटी देता हूं। ध्यान देना वापस से। एवरेज बैलेंस इन लास्ट
12 months और ड्यूरिंग मेंबरशिप विच एवर इज लोअर। और ये लोअर अगर 50,000 से ज्यादा है तो लेना 50,000 प्लस 40% ऑफ एक्सेस, और 50,000 प्लस 40% ऑफ एक्सेस, ये दोनों मिलकर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 लाख। थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखाता हूं तो समझ में आएगा, ठीक है? थोड़ा सा कैलकुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, ये माइनर कैलकुलेशन है, मेजर वाला आगे आने वाला है, थोड़ा सोच समझ के, पूरा ध्यान बोर्ड पे। अगर मेरा एवरेज बैलेंस कब का एवरेज बैलेंस? लास्ट 12 मंथ और ड्यूरिंग मेंबरशिप विच एवर इसका है लोअर। अगर वो मेरा एवरेज बैलेंस आ रहा है बेटा 2 लाख, विच एवर इज लोअर वाला कितना आया? 2 लाख, ठीक है? तो 2 लाख के लिए मैं क्या लूंगा? 50,000 प्लस 40% ऑफ 1.5 लाख, हाँ है ना? ना 1.5 लाख का 40% 60,000, मतलब ये 50,000 प्लस 60,000, और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 लाख। तो मुझे एक बात बताओ, यहां कितना आया? 1.1 लाख और 1 लाख, तो मैं क्या लूंगा? 1। आइडिया क्लियर है? एक और एग्जांपल, अगर एवरेज बैलेंस ऑफ लास्ट 12 मंथ्स और ड्यूरिंग मेंबरशिप विच एवर इज लोअर मेरा आ रहा है 1.5 लाख। कितना आ रहा है? 1.5 लाख। तो मैं क्या लूंगा? 50,000 प्लस 40% ऑफ 90,000 या 1 लाख। सो दैट इज माई मिस्टेक, 1 लाख। नाउ कितना आ रहा है? 50,000 प्लस 40,000, तो टोटल कितना आएगा? 90,000। अब 90,000 और 1 लाख विच एवर इसका लेना है लोअर, तो मैं क्या लूंगा? 90,000। आइडिया क्लियर है? इस तरीके से कैलकुलेशन करना है उसका। लेकिन एक छोटा सा पार्ट हुआ, ये छोटा सा क्या हुआ? पार्ट। अब वापस आओ पीपीटी पे, अब चीजें और खराब होगी, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट करते रहो, और जो सो रहे उन सबको जगाओ, सबको जगाओ। मुझे कोई बंदा इस कंसेप्ट को नहीं झेप रहा, ये बोलने वाला जिंदगी में मेरे दिखना ही नहीं चाहिए, ठीक है? पूरा ध्यान बोर्ड पे, वापस बोलता हूं। पॉइंट ए क्या था? पॉइंट ए बड़ा सिंपल था, लास्ट 12 मंथ्स का वेजेस एवरेज मल्टीप्लाई कर दो किससे? 20 से, बात खत्म। पॉइंट ए बड़ा सिंपल। पॉइंट 2 मतलब पॉइंट बी बड़ा बिकट है, क्या कहता है? लोअर ऑफ व्हाट? एवरेज बैलेंस ऑफ लास्ट 12 मंथ और मेंबरशिप विच एवर इज लोअर। ये जितना है 50,000 साइड में निकालो, प्लस 40% ऑफ बचा हुआ करो, जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1 लाख। अब इस पे तड़का, पॉइंट सी कहता है हायर ऑफ ए एंड बी, मतलब 20 से मल्टीप्लाई किया जो पहले वाला था, और ये हायर लोअर करके जो 1 लाख आया, वो जो है इसमें से विच एवर इज क्या लो? हायर। क्लियर है? कंपेंसेशन इज इक्वल टू द अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर सी शॉल बी इंक्रीज्ड बाय 20%। मतलब एडिशनल बोनस कितना डाला है? 20% का, जो भी आपने पॉइंट सी में कैलकुलेट करा। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है, ये बोला है गवर्नमेंट ने, मेरे को सिखाना जरूरी है और मैं सिखा के मानूंगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना? एक बार थोड़ा सा इसको रिसाइट करते हैं, देखते हैं आपको कितना झेपा कितना नहीं, ठीक है? सिंपल बात, बहुत इजी टास्क है। सबसे पहले ए और बी को पकड़ लो, ठीक है? ए क्या है बोलो? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 12 मंथ मल्टीप्लाइड बाय 20। बी क्या है बोलो? लोअर ऑफ एवरेज बैलेंस ऑफ लास्ट 12 मंथ और मेंबरशिप विच एवर इज लोअर। अगर ये 50,000 से ज्यादा है तो 50,000 प्लस 40% ऑफ एक्सेस, मैक्सिमम अप टू 1 लाख। अब फिर ए और बी दोनों में से हायर लेना है, और उस हायर में नीचे कितना ऐड करना है? 20%। पक्का है? फॉर्मूला सेट है? बोलो हाँ। अब कैलकुलेशन 10 कॉलम का टेबल है, लेकिन क्लैरिटी जैसी आपको आएगी किसी और को पॉसिबल ही नहीं है आना, ठीक है? अब बहुत अच्छे से बुक बंद, सिर्फ कैल्सी ऊपर चाहिए मेरे को, बाकी कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? और अब जो सोया उसको खड़ा कर करके पढ़ाऊंगा, याद रखना, ठीक है? ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता मैं कि ये कंसेप्ट किसी को पता नहीं, ठीक है? चलो कैल्सी निकाल लिया सबने? मॅडम कॅल्सी आज आजच शिकायचं आपल्याला, ठीक है? लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। सबने कॅल्सी निकाला बाहर?
ये सुनो, अब पहले कॉलम समझा दो बेटा। देखो फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखने के हिसाब से पता चलेगा। पहला पॉइंट ए क्या था? एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 12 मंथ, पॉइंट ए। लेकिन पॉइंट ए को कंप्लीट करने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था। सो 20 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन मैक्सिमम अप टू 15,000। आइडिया क्लियर है? ये मत भूलना, नहीं तो एवरेज सैलरी है 22,000 तुम दे दो उसको बुम 20 से, नहीं तो 15,000 तक के रुक जाना। फिर जाओ पॉइंट बी में। पॉइंट बी में बैलेंस ऑफ लास्ट 12 मंथ्स है, तो मैंने पहले वो ले लिया। एंड बैलेंस ड्यूरिंग मेंबरशिप है, मैंने वो ले लिया। आपके लिए गुड न्यूज ये है, ये दोनों बैलेंस आपको दिए हुए रहेंगे एग्जाम में, तो ये कैलकुलेट करने वाला सिचुएशन नहीं है। और अगर कभी आ भी गया तो कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है। जैसे आपने पीएफ कैलकुलेट किया था कंट्रीब्यूशन जमा कर करके, वैसे इधर 1% जमा कर करके बैलेंस आ जाएगा। वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन ये आपको मेजॉरिटी टाइम 99.99% दिया हुआ रहेगा। एवरेज बैलेंस इन लास्ट 12 मंथ्स एंड एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग का बाद उसे मेंबरशिप। इन दोनों में से विच इज हायर या लोअर? तो लोअर लिया 3 और 4 का, 3 4 लोअर। लेकिन ये लोअर अगर 50,000 से ज्यादा है तो 50,000 प्लस 40%, तो मैंने यहां पे ले लिया 50,000 प्लस 40% ऑफ एक्सेस। ये आया कॉलम नंबर कौन सा है? 6। लेकिन कॉलम नंबर 6 किससे एक्सीड नहीं हो सकता? 1 लाख, इसलिए कॉलम नंबर 7 लोअर ऑफ 1 लाख और कॉलम नंबर 6। क्लियर है आंसर? अब हमारा पॉइंट बी यहां पे कैलकुलेशन खत्म हुआ, पॉइंट ए का कैलकुलेशन यहां खत्म हुआ। पॉइंट ए यहां खत्म हुआ, पॉइंट बी यहां खत्म हुआ, विच एवर इज हायर। सो कॉलम नंबर 2 और 7 का हायर, 2 7 विच एवर इज हायर। ऐड करो 20%, यह आया कंपेंसेशन। ओके, मैंने सिस्टम बना के रखा है, आपको इनपुट डालना है, आउटपुट निकल जाएगा। समझ में आया सबको? हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। सबसे पहली चीज 10,000 एवरेज सैलरी है लास्ट 12 महीने की, 20 टाइम्स करो स्ट्रेट अवे, कितना आएगा? 2 लाख। इजी। एवरेज बैलेंस ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। रुको एकदम कैलसी पे भिड़ मत जाओ, पहले कंसेप्ट लगाओ फिर कैलसी पे करना। जो चीजें ओरली हो सकती है उनको ओरली करो। अब ये कैलसी पे करने लायक चीज नहीं थी, ठीक है? तो जहां दिमाग लगता है वहां दिमाग लगाओ, ठीक है? सो थोड़ा सोच के। नाउ 12 मंथ्स का एवरेज बैलेंस इफ आई से 40,000 है एंड एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग मेंबरशिप इफ आई से 30,000 है, विच एवर इज क्या लेना है? लोअर। सो अब 30,000 यहां आएगा, सॉरी विच एवर इज माइनस, विच एवर इज लोअर लेना है ना। एक सेकंड होल्ड, हाँ राइट, विच एवर इज लोअर। यहां मैं करेक्शन कर देता हूं, ये मेरा गलती है, नहीं 1 सेकंड लिख लेंगे इसको। सो इधर क्या लिखूंगा बोले बाद उसे 30,000। नाउ टेल मी 30,000 ये 50,000 से कम है ज्यादा है? कम है, तो इसमें 40% ऐड करने की जरूरत है क्या? तो ये कितना आएगा? 30,000। आई विल कंटिन्यू विद द 30,000, ठीक है? आई गेस इसी में गलती है, नेक्स्ट वाले सब सही होंगे। अब लोअर ऑफ 6 और कौन सा है बोले बाद उसे 7, मतलब 1 लाख। तो लोअर क्या है? 30,000। तो मैं यहां पे भी कितना लूंगा? 30,000। नाउ टेल मी, ये तो हो गया पॉइंट नंबर कौन सा? बी। पॉइंट नंबर कौन सा है? बी। ये था पॉइंट नंबर ए, 2 लाख और 30,000 विच एवर इज हायर। पॉइंट ए और बी विच एवर इज हायर, तो यहां पे कितना आएगा? 2 लाख, ठीक है? नाउ 2 लाख प्लस 20% ऐड करो तो कितना आएगा? 40,000। तो यहां पे कितना आएगा? 2,40,000 आपका कंपेंसेशन आया। अल्टीमेटली आंसर वही दिखने वाला है आपको रिगार्डिंग, बिकॉज वैसे भी यहां पे न्यूट्रलाइज हो जाता है 2,40,000, ठीक है? सिर्फ यहां पे मैं करेक्शन कर दूं 2 मिनट, ठीक है? अल्टीमेटली वैल्यू आपके कॉलम नंबर 2 के ऊपर ही डिपेंड हो रही है, ये कॉलम पे, ठीक है? सो यहां आएगा 30, यहां भी आएगा 30 ना, यहां आएगा 30 और यहां पे भी आएगा 30। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ ना? यहां पे आएगा 30, ठीक है? पक्का डन? हाँ डन। चलो अब दूसरे इसमें जाते हैं, ठीक है? अब सेकंड वाला एग्जांपल से सब सही रहेगा। एवरेज सैलरी में ले रहा हूं 22,000, जोर से बोलो कितना? 22। नाउ 22 के हिसाब से 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना आने वाला है? 3 लाख। एवरेज बैलेंस इन लास्ट 12 मंथ्स कितना है? 30,000। एवरेज बैलेंस ड्यूरिंग मेंबरशिप कितना है? 40,000। विच एवर इज लोअर का आएगा? 30,000। क्लियर है आंसर? अब 30,000 इधर कंटिन्यू होगा एज अ 30,000, 1 लाख और 30,000 में से लेस 30,000। नाउ अंडरस्टैंड 30,000 और 3 लाख विच एवर इज हायर, तो क्या आएगा? 3 लाख। 3 लाख प्लस 20% कितना है? 60,000। तो टोटल कंपेंसेशन 3,60,000। यहां तक क्लियर है?
नियरली दोनों एग्जांपल सेम हुए हैं, ठीक है। अब जरा वेराइटी पे जाएंगे। सैलरी है बेटा 12,000, 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 20, अरे स्ट्रेट मुंह पे करो, 2,40,000। एवरेज बैलेंस लास्ट 12 मंथ्स का है 2.5 लाख और ड्यूरिंग मेंबरशिप है 3.2 लाख। कौन सा लूंगा? 2.5। नाउ यहां कैलकुलेशन बोलो, 50,000 प्लस 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 40%। पहले ये कैलकुलेशन बोलो, 1 लाख बाद में ये कितना आएगा? 1,30,000, बिकॉज 50,000 प्लस 80,000 आएगा। 50,000 प्लस क्या एक बार 80, तो 1 लाख कितना आया? 30। पर 1 लाख और 1,30,000 में से विच एवर इज क्या लेना है? लोअर, तो ये क्या आएगा? 1 लाख। यार समझ में आया? अब ये 1 लाख और इधर 2,40,000 विच एवर इज हायर, तो 2,40,000, 2,40,000 का 20% 48,000, तो टोटल आएगा 2,88,000। आइडिया क्लियर है सबको? बोलो हाँ है ना। अगला एग्जांपल 25,000, सेम ही आने वाला है 3 लाख। इधर एवरेज बैलेंस है 12 महीने का 80,000 और मेंबरशिप का 60,000। लोअर क्या आएगा? 60 के लिए कैलकुलेशन आएगा 50,000 प्लस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, मतलब 50,000 प्लस 4,000, टोटल कितना आएगा? 54,000। नाउ 54,000 और 1 लाख विच एवर इज, तो कितना आएगा? 54,000 और 3 लाख, 3 लाख प्लस 60,000, 3,60,000। यार क्लियर है? अगला वाला 2,000 सैलरी है सिर्फ। अब ये और वेराइटी है, ये वेराइटी के लिए दिया है मैंने सिर्फ। 2,000 सैलरी तो कितना आएगा? 40,000। ये क्लियर है? अब देखो, आपको पहले पॉइंट पर से ही समझ में आता है कि कंपेंसेशन कौन सा मिलेगा, ए में से मिलेगा या बी में से मिलेगा। देखो ऊपर यहीं पे आप बोल सकते थे कि आपको कंपेंसेशन ए से मिलेगा, बिकॉज मैक्सिमम बी 1 लाख तक की हो सकता है। तो जहां पे ए का अमाउंट 1 लाख से ज्यादा हो गया, वहीं पे डिसाइडेड है कंपेंसेशन ए से मिलेगा। ये तो सिर्फ हम फॉर्मेलिटी के लिए कर रहे हैं, लेकिन जहां ये अमाउंट 1 लाख से कम हो गया, वहां आपको बी की तरफ ध्यान देना जरूरी है। क्लियर है आंसर? अब बी में क्या लिखा है? 2 लाख और एवरेज बैलेंस 2,30,000, विच एवर इज लोअर 2 लाख। नाउ 2 लाख, अब इसका कैलकुलेशन 50,000 प्लस 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 40%, मतलब 50,000 प्लस 60,000, तो 1,10,000। अब 1,10,000 और 1 लाख विच एवर इज लोअर 1 लाख। अब 1 लाख और 40,000 विच एवर इज हायर, तो क्या आएगा? 1 लाख, 1 लाख प्लस 20% 20,000, मतलब 1,20,000। अब देखो, मतलब ये बहुत अचरज वाली बात है, बहुत अचरज वाली, कि जिसका सैलरी 2,000 से ज्यादा नहीं गया, उसको कंपेंसेशन 1,20,000 तक जा रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो जो जितना गरीब है, देखो जितना आप अमीर हो इधर, उससे आपका कंपेंसेशन बहुत ज्यादा से नहीं बढ़ रहा, लेकिन आप गरीब भी हो ना, तो भी आपको सब्सटेंशियल कंपेंसेशन मिल रहा है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना। ये समझने लायक चीज है। अगला वाला 3,000 के हिसाब से कितना आएगा? 60। अगर मैंने एवरेज बैलेंस बोला 30,000 12 मंथ्स का और मेंबरशिप का 40, लोअर 30। नाउ 30 का कैलकुलेशन तो सिंपल है, 30,000 इधर 1 लाख और 30,000 30 9, तो अब क्या आएगा? 30,000 और 60,000, 60,000 और 60,000 प्लस 20% 12,000 आएगा 72। आइडिया क्लियर है सबको? बोलो हाँ है ना। चलो, इतने कैलकुलेशन तो मैंने बुक में देके रखे हैं और कुछ अब हम कर लेते हैं यहां पे, ठीक है। एक बार बुक ओपन करना और ऊपर ये करेक्शन कर देना, इसके लिए सॉरी। हाँ चलो आगे बढ़े। सुनना का चुकीला माफी नहीं, जा घरी जा। चलो हो गया सबका? हाँ है ना। रेडी सब जन? हाँ है ना। अगला एग्जांपल में सेट करो। चलो पूरा ध्यान देना। अगर मैं सैलरी दे रहा हूं, थोड़ा मीडियो कर लेते हैं। देखो हमने डिफरेंट टाइप की सैलरी क्या देखी, एक तो मैंने 10,000 के ऊपर की सैलरी देखी है, नहीं तो एकदम कम देखी है। एक मीडियोकर एग्जांपल लेते हैं 7,000 सैलरी का। नाउ 7,000 एवरेज सैलरी है, तो कंपनसेशन कितना आएगा? 1,40,000। हाँ ना। एवरेज बैलेंस अगर मैं कंसिडर करूं तो नियरली आ रहा है, समझो 12 महीने का 50,000, ठीक है, 50K। और ड्यूरिंग मेंबरशिप का एवरेज बैलेंस आ रहा है 70K, तो मैं कितना लूंगा? 50K। अब 50K एग्जैक्ट 50 है, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या इससे? नहीं।
तो आगे 50 के कैरी करूंगा मैं। नाउ 50 के और 1 लाख विच एवर इज क्या लेना है, लोअर, तो अगेन कितना आएगा 50 के। नाउ 50 के और 1,40,000 विच एवर इज हायर, तो इधर कितना आएगा 1,40,000। इसका 20% कितना होगा 28,000, तो कितना आएगा 1,68,000। समझ में आया सबको, हाँ ना, क्लियर है सबको, यस और नो? ओके, एक थोड़ा हाईएस्ट वाला अनसर्ट वाला एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सैलरी थी बंदे की 45,000 रुपीज, तो कंपेंसेशन तो डन है आपका 3 लाख। ये पता है जिनको ये फॉर्मूला समझता है ना, उनके लिए कैलकुलेशन 10 बार करने के बाद बड़ा इजी हो जाता है। अब आप देखो, जहां पे सैलरी ज्यादा है ना, वहां टेंशन है, सीधा 3 लाख लिख देना, ठीक है। और यहां पे जहां पे 1 लाख वाला सिचुएशन है, वहां पे भी आप स्ट्रेट 1 लाख पुट कर सकते हो, अगर 1 लाख के ऊपर जा रहा है तो। फॉर एग्जांपल लाइक सी, अगर मैं यहां पे करूं कि कंपेंसेशन पिछले बैलेंस पिछले 12 महीने के अंदर समझो आ रहा है 2.5 लाख का, ठीक है, और मेंबरशिप का बैलेंस आ रहा है 2,70,000, तो कितना आएगा 2.5 लाख। नाउ 2.5 लाख का कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो नियरली आएगा सेम 50,000 प्लस 2 लाख का 40%, तो कितना आएगा 80,000। तो ये देखो ऊपर सेम किया है मैंने कैलकुलेशन, तो कितना आएगा 1,30,000, यस और नो? नाउ 1,30,000 सीधी बात है, यहां पे मैं कितना लूंगा 1 लाख, है ना। नाउ 1 लाख और 3 लाख में से विच एवर इज हायर, तो 3 लाख और इधर क्या आएगा 60 के, कंपेंसेशन 3,60,000। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना? ओके, अब ये सवाल आपने मुझे पूछना चाहिए था जो आपने अभी तक नहीं पूछा, पूछो कौन सा? सर ये एवरेज बैलेंस बनता कैसे है 12 महीने का और मेंबरशिप का? सिंपल बात है बेटा, एवरेज बैलेंस बनेगा जितने साल आप ज्यादा एम्प्लॉयमेंट करोगे उतने साल। बिकॉज देखो हर वक्त 1.25% कॉन्ट्रीब्यूट होता जा रहा है आपकी स्कीम में, ठीक है, और 1.25% हर वक्त कंट्रीब्यूट होता जा रहा है, दैट मींस मंथली आपका बैलेंस कुछ ना हो बढ़ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो नियरली अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तब जाके ये सिचुएशंस क्रिएट होंगे। आइडिया क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ ना? उसका भी एक हाल कैलकुलेशन मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट वेट, लेकिन एवरेज बैलेंस का पेंडिंग है, इतना याद रखना। अगला वाला अगर मैं सैलरी लू बेटा, समझो इमेजिन 9,000, तो 9,000 के लिए कंपेंसेशन कितना 1,80,000, क्लियर है। अगर मैं इधर लू, मेरा बैलेंस है अंडर 12 मंथ्स 70 के और दूसरा मेंबरशिप का 80 के, सो कितना आएगा 70 के। 70 के लिए कैलकुलेशन 50,000 प्लस 20,000 का 40%, मतलब कितना आएगा 58,000। नाउ 58,000 और 1 लाख विच एवर इज लोअर 58,000। नाउ 58,000 और 1,80,000 विच एवर इज हायर 1,80,000, और 1,80,000 के ऊपर 20% 36,000, तो टोटल कितना आएगा 2,16,000। आइडिया क्लियर है सबको, हाँ ना? जोर से बोलो सर नो। लास्ट एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूं तो एवरेज सैलरी आपकी आ रही है बेटा 14,500, थोड़ा खराब वाला लेते, तो 2,90,000, हाँ ना? एवरेज बैलेंस ले रहा हूं मैं 75,000 रुपए, ठीक है, और इधर साइड ले रहा हूं मैं 95,000 रुपीज, सो कितना आएगा 75K। नाउ 75K के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा 50,000 प्लस 25,000 का 40%, सो टोटल कितना आएगा 60,000। 60,000 यहां पे मैं फॉरवर्ड करूंगा या 1 लाख, तो 60,000 और 60,000 और 2,90,000 में से विच एवर इज हायर क्या आएगा 2,90,000। 2,90,000 का 20% कितना 58,000, तो टोटल कंपेंसेशन 3,48,000। यहां पे आपका खत्म होता है EDLIS का कैलकुलेशन। समझ में आया सबको, हाँ ना? जोर से बोलो सर ना। नियरली देखो हमने बहुत सारे एग्जांपल कर लिए, अब इसमें दिक्कत होने वाले चांसेस तो नहीं हो सकते। यहां तक समझ में आया सबको, बोलो हाँ है ना? अब छोटी सी चीज बोल दूं, बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं लास्ट 12 मंथ का। हालांकि मैंने आपको बोला बैलेंस आपको हमेशा दिया जाएगा, बैलेंस आपको दे दिया जाएगा लास्ट 12 मंथ्स का और जो भी मेंबरशिप का है, लेकिन मैं मेरे तरफ से बोल रहा हूं कि बैलेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? जरा ध्यान देना, ठीक है? कॉन्सेंट्रेट।
समझो आपका एम्प्लॉयमेंट चला बेटा 30 साल तक। अब ये जरूरी नहीं है बेटा कि हमने जो अभी तक फिगर्स देखे उससे ही ये मैच हो, ये कुछ अलग भी आ सकता है। एम्प्लॉयमेंट चला 30 साल तक, 1 जून 2025 से लेके 31 मई 2025 कहां से है, 30 साल का 55 तक के, कहां तक बोलो एक बार उसे 55, यहां तक समझ में आया सबको, बोलो हाँ। अब देखो हर मंथ 1.25% कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, मल्टीप्लाइड बाय बेसिक प्लस डीए प्लस एफए आरए, और मैक्सिमम सैलरी कितना हो सकता है 15,000। बोलो हाँ है ना, ये सुनो नो 15,000 के हिसाब से 1.25% कैलकुलेट करो, कितना आएगा 187.5। क्लियर है, 187.5 आपका कंट्रीब्यूट हो रहा है, और ये हो रहा है मल्टीप्लाइड बाय 12 महीने मल्टीप्लाइड बाय 30 साल, 67,500। मतलब हमने जो यहां पे फिगर्स देखे वो थोड़े बहुत तो भी रियलिस्टिक देखे हैं, 70,000 80,000, हाँ थोड़े से अनरियलिस्टिक भी इसलिए देखे बिकॉज कैलकुलेशन समझ में आए। क्लियर है आंसर सबको, हाँ ना। अब ये 30 साल का हुआ, ये कितने साल का जमा हुआ 30 साल, लेकिन उन्होंने पूछा इसका एवरेज बैलेंस क्या है, उन्होंने पूछा इसका क्या है एवरेज बैलेंस क्या है। नाउ एवरेज बैलेंस मतलब आपके जितने भी 30 साल है आपको मंथली एवरेज बैलेंस निकालना है, ऐसा नहीं है कि आपको ईयरली निकालना है। तो मंथली एवरेज बैलेंस अगर आप निकालोगे तो अल्टीमेटली आप 187.5 के ऊपर ही आके अटक जाओगे। समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, जोर से बोलो एक बार सर ना। तो ये चीज को आपने याद रखना है, पिछले 12 महीने का अलग से और पिछले 30 सालों का अलग से, ये दोनों कैलकुलेशन अलग अलग करना जरूरी है। अब अगर आप वापस से टेक्स्ट देखोगे, जरा ध्यान दो, तो उन्हें वर्डिंग देखो क्या लिया है, एवरेज बैलेंस इन द अकाउंट्स इन लास्ट 12 मंथ। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें मैं पर मंथ का अलग अलग लू या 12 महीने का एक्यूमुलेटेड लू, मतलब ये पूरा एक साल का एवरेज बैलेंस लू या अलग अलग लू? एक साल का बोल रहे हैं या मंथली बोल रहे हैं? एक साल का बोल रहे हैं मंथली बोल रहे हैं? बोलो हाँ है ना, एक साल या मंथली? ओके, अब जरा आपको ध्यान देना पड़ेगा, दिट इज कंसिडर्ड टू बी इन ईयर, बिकॉज पिछले 12 महीने का एवरेज बैलेंस कंपेयर टू पिछले 30 साल के हिसाब से एक साल का एवरेज बैलेंस। समझ में आया? तो मुझे जो यहां कंपेंसेशन आ रहा है, अगर मुझे पिछले 12 महीने का यहां पे निकालना है, तो ड्यूरिंग 12 मंथ्स मैंने कितना बैलेंस क्रिएट किया, लास्ट 12 मंथ्स में कितना बैलेंस था ऑन एन एवरेज, क्लियर है, एक साल के कंपेरिजन में, मल्टीप्लाइड बाय ये जो बैलेंस आया है इसको मुझे डिवाइडेड बाय करना पड़ेगा केवल एक बार से 30। ठीक है, अब इसके जो कैलकुलेशंस है, ठीक है, इसके लिए हमको वेरिएबल सैलरी का सिचुएशन क्रिएट करना पड़ेगा। मैंने आपको फिलहाल एक सिर्फ वे आउट दे दिया कि एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करने का सिचुएशन कैसा है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर हम जो एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करने वाले हैं, मेरे पास इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम जब आर्टिकल्स वगैरह सिचुएशन देखे थे, एट दैट टाइम मैंने इसके एक हाथ दो केसेस हैंडल किए हैं कि एवरेज बैलेंस कैलकुलेट करके बताओ। तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं चाहूंगा कि वे आउट फिलहाल इतना समझ लो, उस प्रैक्टिकल एग्जांपल से हम कैलकुलेशन वापस से बाद में करेंगे। समझ में आया? मैंने सिर्फ वे आउट दे दिया, फिलहाल उसके अंदर टेंशन लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये हम उन 0.01% की प्रोबेबिलिटी के साथ डील कर रहे हैं जब एवरेज बैलेंस पिछले 12 महीने का या ड्यूरिंग मेंबरशिप का अगर नहीं दिया होगा एग्जाम में तो। लेकिन आज तक के इंस्टीट्यूट का कोई भी प्रॉब्लम उठा के देखोगे तो पिछले 12 महीने का और ड्यूरिंग मेंबरशिप का एवरेज बैलेंस दिया कि दे के रखा है। ये अगर पेपर बहुत टफ ही निकाला और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस बार किसी बंदे को पास ही नहीं करना है हमको, तो हो सकता है कि ऐसे वाले क्वेश्चन वो पूछेंगे। लेकिन एज ए टीचर अपना दायित्व बनता है कि ये कैलकुलेशन को अपन देखें, तो इसको प्रैक्टिकली मेरे तरफ पेंडिंग छोड़ देना। तो दो चीजें अब पूरे कैलकुलेशन में मैंने मेरे तरफ रखी, ये एकदम चैप्टर के एंड में लेंगे बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना रिलेवेंट नहीं है। एक है पेंशन कैलकुलेशन कैसे करते हैं और दूसरा एवरेज बैलेंस कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आइडिया क्लियर है? ये सिर्फ एक मैंने ब्रीफिंग दिया कि इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। यहां तक समझ में आया सबको? हाँ ना, जोर से बोलो सर ना। चलो, अब मैं चाहूंगा कि यहां पे ईडीएलआईएस की स्कीम, पीएफ की स्कीम और पेंशंस की स्कीम होती है खत्म, एक्सेप्ट फॉर देयर पेंशन कैलकुलेशन एंड ईडीएलआईएस के एवरेज बैलेंस कैलकुलेशन। यहां तक समझ में आया सबको? हाँ। ओके, एक काम करना, इसके ऊपर लिख के रख देना छोटा सा एक नोट, द एवरेज बैलेंस इन द फंड, द एवरेज बैलेंस इन द फंड of last 12 months
एवरेज बैलेंस ऑन द फंड ऑफ लास्ट 12 months. Average balance in the fund of last 12 months or during membership are always given in the exam. Full stop. और दूसरी एक चीज पॉइंट नंबर 2 में लिखना, पॉइंट नंबर 2 में exemption to employer can be given from EDLIS. Exemption to employer can be given from EDLIS at least EDLIS if majority employees approves the same. ठीक है, ये पॉइंट को स्टार मार्क करना. हालांकि बुक में दिया भी है आपके हॉरिजॉन्टल चार्ट में, दिखाओ. if majority employees approves the same. ठीक है, आपके हॉरिजॉन्टल चार्ट के अंदर ये देखो सबसे नीचे लिखा है एग्जम्पशन, और वहां लिखा है इन द केस बेटर स्कीम एक्सेप्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज. तो आपको ईडीएलआईएस से क्या मिल सकता है? एग्जम्पशन. यहां तक समझ में आया सबको? हाँ है ना? बोलो हाँ है ना? चलो ये चीज को थोड़ा सा याद रखना. यहां पे आपका ईडीएलआईएस का कैलकुलेशन होता है केवल एक बार उसे खत्म. यहां तक समझ में आया? बोलो हाँ. क्लियर है? पक्का मैं क्या कह रहा हूं? यस ना? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े. क्या हुआ? थक गए क्या? और इसका मतलब मेहनत की बहुत आज. देखो मैं वैसे सोच रहा था 5-6 कंसेप्ट पढ़ा दूं आज, लेकिन ना मेरा ना आपका एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाता हूं. छोटा सा मक्खी का छोटा सा एकदम. बोलो पढ़ाओ. ऐसे क्यों पढ़ा? प्यार से थोड़ा सुन. हाथी का खंडाला. अरे चलो ठीक है. आपको पता है? इमेजिन करो आपको पता है. अरे इमेजिन आपको पता है दर्शन इस्पात लिमिटेड में ना अरे सुनो रे, रिका में पोट्टो ध्यान दो. देखो नहीं मेरे पास एक डील है. सुन तो लो, पहले सुन लो. ठीक है, डील क्या है मेरे पास कि आप सॉन्ग चिल्ला सकते हो, फिर उसके बाद में कंसेप्ट पढ़ो और फिर छुट्टी दूं. या एक डील ऐसी है कि मैं पहले पढ़ा दूं एक ही कंसेप्ट और फिर छोड़ दूं आपको. कौन सा वाला डील अच्छा लग रहा है? तो ठीक है, आप सॉन्ग चिल्ला लो, फिर मैं आराम से पढ़ाऊंगा जब आप फ्री हो जाओगे. पढ़ा दूं पहले सेकंड वाला डील? ठीक है, चलो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं. अब देखो दर्शन इस्पात लिमिटेड में बेटा सुनो, दर्शन इस्पात लिमिटेड में ना एम्प्लॉइज थे. सुनो दर्शन इस्पात लिमिटेड में ना 40,000 एम्प्लॉइज है. कितने एम्प्लॉइज है? 40,000. अब इमेजिन करो 40,000 एम्प्लॉय के लिए अगर मैं 1,500 रुपए का प्रोविडेंट फंड हर महीने में पे कर रहा हूं, 1,500 रुपए का, तो आप सोचो कितना हो जाएगा? 6 करोड़ का प्रोविडेंट फंड सिर्फ आपके नाम पे हर मंथ में पे करूंगा. 6 करोड़ मंथली मल्टीप्लाइड बाय 12, 72 करोड़ का प्रोविडेंट फंड सिर्फ आपके लिए. समझ में आ रहा है? अब मुझे एक बात बताओ. सुनो. अरे सुनो, 72 करोड़ का प्रोविडेंट फंड
हर महीने में, अगर हर साल में अगर मैं पे करूंगा तो मेरे कंपनी के लिक्विडिटी के तो वाट लग जाएगी, वाट नहीं लग जाएगी बोला तो भी चल जाएगा, हाँ है ना। अब ऐसे सिचुएशन में थोड़ी लिक्विडिटी मेरे पास भी बची हुई होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे सर कैसी ऐसी कोई कंपनी होती है जिसमें 40,000 एम्प्लॉय, और वो सत्यम जैसी फालतू कंपनी में भी 66,000 एम्प्लॉय थे, 66,000 एम्प्लॉयज, इमेजिन। समझ में आ रहा है? तो ऐसे सिचुएशन में जरा सुनना समझना, जब 72 करोड़ रुपए हर साल में पीएफ में डालूंगा, ऐसा अगर मैंने 10 साल तक के किया तो कंपनी के असेट नुस्ते पीएफ में ही दिखेंगे, इधर कंपनी में कुछ घंटा दिखेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये चीज से डील करना है ना, तो ऐसे बड़े बड़े एम्प्लॉयर को एक सहूलियत दी है। पूछो क्या? नॉर्मली देखो क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है ना वो कंट्रीब्यूट कर सकता है बेटा पीएफ। वो क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है? पीएफ। और वो पीएफ कंट्रीब्यूट हमेशा हमने देखा है कि उसको करना पड़ेगा कर्मचारी भविष्य निधि संकलन, भविष्य निधि संगठन, कभनिस, मतलब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। समझ में आ रहा है? ईपीएफएस, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम। अब ये जो स्कीम मेंटेन की है, ये बड़ा मेंटेन की है शीजी ने। ये किसने मेंटेन की है? शीजी। मतलब 72 करोड़ रुपए हर साल में शीजी को दूं, हर साल शीजी को, मतलब टैक्स भी शीजी को दूं, 72 करोड़ भी शीजी को दूं। एक काम ना करूं, शीजी के पास जाके ना रह लूं, तो ये जबरदस्ती होगी, मतलब शीजी पूरा लिक्विडिटी खा जा रहा है मेरा। तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है कि अगर कभी आपके एम्प्लॉइज मोर देन 100 हुए, मोर देन 100 ही, हाँ अपन तो 40,000 पे पहुंच गए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंटिमेंट एम्प्लॉयर का जान लिया। बोले कभी अगर आपके एम्प्लॉइज मोर देन 100 हुए, कभी अगर आपने पिछले 3 साल में, लास्ट 3 इयर्स में पीएफ में कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, मतलब आपने सबके पीएफ कॉन्स्टेंटली पे किए, सबके पीएफ क्या पे किए? कॉन्स्टेंटली। देखो तीनों कंडीशन दिखाता हूं आपको। 100 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए, पिछले 3 साल में पीएफ में आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया है, और पिछले 3 साल में आप किसी भी ऑफेंस में पकड़े नहीं गए हो, एम्प्लॉयर, हाँ एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं। पिछले 3 साल में अगर मैं दर्शन इस्पात लिमिटेड का डायरेक्टर किसी भी ऑफेंस में पकड़ा नहीं गया, लास्ट 3 इयर्स, नो ऑफेंस, नामुमकिन नहीं, मुमकिन नहीं है, पिछले 3 साल में देयर इज नो ऑफेंस, सो इट इज अलाउड, इट इज अलाउड। सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है तथास्तु, तू खुद का ओन फंड मेंटेन कर बेटा, खुद का क्या फंड मेंटेन कर? ओन फंड। मतलब ये दिखेगा कैसा? दिखेगा कैसा? तो जरा ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना। अगर आप बैलेंस शीट देखो और मैं पीएफ की एंट्री ना मारूं, अगर मैं पीएफ प्रोवाइड ही ना करूं, तो मेरा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पीएफ तो एक्सपेंडिचर है ना, तो मेरा नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ओन फंड में पीएफ मेंटेन करूं, अब ये ओन फंड नाम के लिए ओन है, लेकिन है तो लाइबिलिटी है ना, तो अगर मैं ओन फंड में पीएफ की एंट्री डालूं तो पैसा नेट प्रॉफिट से निकलेगा और लाइबिलिटी में दिखेगा टुवर्ड्स पीएफ फंड पेएबल, टुवर्ड्स पीएफ फंड क्या एक बार पेएबल, मतलब यहां नेट प्रॉफिट हो जाएगा कम और पीएफ फंड जाएगा बड़ा। तो अल्टीमेटली असेट साइड कोई एंट्री नहीं है, जो लाइबिलिटी से निकल रहा है लाइबिलिटी में घुस के जमा हो जा रहा है। क्लियर है आंसर? तो बैलेंस शीट अल्टीमेटली आपको टैलीज दिखेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइडिया? ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वाइज हुआ, समझ में आया? इससे दूसरी बात क्या होगी, जो पहले आप एंट्री कर रहे थे कि पीएफ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, और यहां से कैश जो माइनस हो रहा था, ठीक है, यहां से कैश माइनस हुआ, ठीक है, और यहां से नेट प्रॉफिट में से पीएफ माइनस होगा ना, तो यहां से नेट प्रॉफिट माइनस हुआ। तो पहले ऐसा था, इधर भी निगेटिव मारा जाता था, इधर भी निगेटिव मारा जाता था, मतलब कैश लिक्विडिटी भी 0 हो जाती थी और नेट प्रॉफिट भी माइनस होता था। अब आपकी कैश लिक्विडिटी जैसी की वैसी रहेगी, कैश जो है वो जो का त्यों, बिकॉज फंड तो मेरे पास ही है, सो कैश जो का दो, कैश में नो चेंज, सिर्फ इधर नेट प्रॉफिट में यहां निगेटिव होगा और पीएफ फंड में पॉजिटिव होगा, लेकिन कैश तो मेरे पास ही रहेगा। बैलेंस शीट टैली, समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? इसे कहते हैं ओन फंड, इसे क्या कहते हैं? ओन फंड। लेकिन कंडीशन तीनों बड़ी सीवियर है। 100 से ज्यादा एम्प्लॉय, 3 साल में नो डिफॉल्ट, एक बंदे का भी 1 रुपए का भी पीएफ अगर आपने चुराया है तो भी गलत है। मैं यहां तक कि इसका प्रैक्टिकलिटी देखा है कि जब फ्रैक्शन में अमाउंट होता है ना,
कि भैया पीएफ पे करना है 670 या 673 रुपए का, एम्प्लॉयर जानबूझ के 7-8 रुपए ज्यादा दे देता है, 673 का 680 दे दे, टेंशन नको। समझ में आया? नहीं, एक्चुअली बिकॉज पेनल्टी लगेगी तो तब ये सोचेंगे नहीं, वो 8 रुपए भी जाएंगे, साथ में और क्या क्या जाएगा क्या पता। क्लियर है आंसर? सो ये देते वक्त एकदम क्लियरली देना चाहिए, एक पैसे का भी झोल नहीं होना चाहिए। एक पैसे का भी झोल हुआ ना तो भी ओन फंड गायब हो जाएगा। क्लियर है? अगर अब कभी ऐसा हुआ कि आपने इनमें से कोई ऑफेंस, चलो ओन फंड बना लिया, ओन फंड में यहां पे बैलेंस जमा हो गया बेटा 140 करोड़ का, 70 करोड़ पर ईयर के हिसाब से, और फिर आपने कोई इन तीनों में से डिफॉल्ट कर दिया, तो ये ओन फंड पूरा उठेगा, यहां से कैश पूरा उठेगा, ये पूरा हो जाएगा माइनस, यहां से कैश उतना ही हो जाएगा माइनस, और ये चला जाएगा सीजी के पास, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। समझ में आया सबको? हाँ ना? जोर से बोले एक बार इस ना, इसे कहते हैं हम ओन फंड एंट्री। कौन सी फंड एंट्री? ओन फंड। कंसेप्चुअली क्लियर है क्या? बोलो, कंसेप्ट क्लियर है, रटने की जरूरत ही नहीं अपने को कुछ। क्लियर है सब? सो लास्ट चीज, डायग्राम देख लो। ओन प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज मोर देन 100, नो डिफॉल्ट इन पास्ट 3 ईयर, नो ऑफेंस इन पास्ट 3 ईयर। कैंसलेशन ऑफ ऑथराइजेशन कब होगा? साथ साथ में, रेडी 1 2 3 बोल क्या है? कैंसलेशन ऑफ ऑथराइजेशन इफ अबाउट टर्म्स आर नॉट कंप्लाइड और डिफॉल्ट इन द कंप्लायंस विद द एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। क्लियर है? एक तो ऊपर के टर्म तोड़े या पीएफ का कोई भी प्रोविजन तोड़ा तो भी वाट लगेगी। नीचे, द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू सच ए एस्टेब्लिशमेंट शॉल मेंटेन सच अकाउंट, सबमिट सच अ रिटर्न, डिपॉजिट द कॉन्ट्रीब्यूशन in such a manner provided for facilities for inspection, pay such administrative charges as required। आपने ओन फंड मेंटेन किया है, सीजी जब चाहे तब इसको चेक करेगा, जो चाहे वो अकाउंट मांगेगा, जो चाहे डिटेल्स मांगेगा, और आपको फैसिलिटीज देनी पड़ेगी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना? चलो मैं चाहूंगा ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया, इसको सिर्फ छोटा सा लिख के रखो, काम में आएगा। ठीक है? अब इसको भी लिखने में क्या तकलीफ है? ये लिखना हो गया क्या? आराम से ड्रैग करूंगा मैं थोड़ा, ठीक है? आराम से, धीरे धीरे। हुआ क्या? ड्रैग करूं? स्पेलिंग बोलने किसी के? हो नहीं रहा ड्रैग। सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। समझेगा ना? लिख के तो रखो ना, कुछ लिखे से लिखा हुआ अच्छा। चलो हो गया बेटा सबका? डन एवरीवन? ओके, सो समझ में आया सबको? चलो भाई बोलो बच्चों, थैंक यू बोलो।
जोर से बोलो। चलो गुड डे, गॉड ब्लेस यू बेटा, स्टॉप कर। और सबको